बहुत जोरों की भूख लगी है, हमारे लिए कुछ बना दो ना। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, आप हमारे लिए कुछ बना दीजिए ना। बेटा दादी से बोल दो, दादी तुम्हें बना कर दे देंगी। जाओ बेटा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ बनाने का। मम्मा आज पूरे 1 महीने हो गए हैं पापा को गुजरे हुए, आप इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही हैं। मम्मा प्लीज कमरे से बाहर चलिए ना। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इसी कमरे में रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से। मामा हमारा होमवर्क भी नहीं हुआ है बहुत दिनों से, हमें होमवर्क करवा दीजिए। अरे जाओ बेटा, तुम अपने मन से होमवर्क कर लो, मैं नहीं पढ़ाती, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ करने का, तुम जाओ यहाँ से। मामा कल मेरी मैम मुझे चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि तुमने 1 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, अब अपना होमवर्क करके आओ, ऐसा बोल रही थी। आप मुझे होमवर्क नहीं करवा रही हो तो कौन कराएगा। बेटा जो तुमसे बन रहा है वो कर लो, और नहीं बन रहा है तो रहने दो, क्या करोगे पढ़ लिख कर, कौन सा तुमको कलेक्टर बनना है। मम्मा पहले तो आप कितने अच्छे से होमवर्क करवाते थे, मुझे सामने से बैठलवा कर 2-2 घंटे पढ़ाया करते थे मुझे, आप बोलते थे ना कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। हाँ मम्मा, आप कितनी अच्छे से पढ़ाया करते थे हमको, जब से पापा गए हैं आप हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप हम दोनों के ऊपर कितना ध्यान देते थे, आप हम लोगों को सामने से बैठाल कर पढ़ाते थे, सामने से खाना खिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। अब तो आप हम लोगों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि हमारी मम्मी और पापा दोनों ही भगवान के पास चले गए हैं। काश बेटा ये सच होता कि पापा अपने साथ मुझे भी ले जा लेते तो अच्छा रहता। मुझे इस तरह अकेले छोड़कर चले गए तेरे पापा ने तो बोला था कि जीवन भर साथ निभाऊंगा। मम्मी जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान ने पापा का जीवन इतने दिनों का ही लिखा था। आप मम्मी अपने आप को संभालिए, कमरे से बाहर चलिए, अब कब तक इसी कमरे में बैठी रहेंगी। ना ही आप ढंग से खाना खाती हैं, ना ही किसी से बोलती हैं, बस इस कमरे में लाइट बंद करके बैठे रहती हैं। ऐसा करने से पापा वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। मम्मी जो हो गया वो भगवान की मर्जी थी, भगवान को शायद यही मंजूर था, ऐसा सोच लीजिए आप। नहीं बेटा, भगवान को मंजूर नहीं था, ये सब मेरे कारण हुआ है। काश उस दिन मैं पापा को दूध लेने ना पहुंचाती तो उनका एक्सीडेंट ना होता। ये सब मेरे कारण ही हुआ है, मेरे कारण ही हुआ है बेटा। मैं ही तेरे पापा की कातिल हूँ, मैंने तेरे पापा को मारा है, मैंने तेरे पापा को मारा है। नहीं नहीं मम्मा ऐसा मत बोलिए, आप पापा की कातिल नहीं है मम्मा, ऐसा मत बोलिए मम्मा, आप पापा की कातिल नहीं है। नहीं चिंकी बेटा, ये सब मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। यदि मैं पापा को उस दिन दूध लेने ना पहुंचाती तो शायद पापा आज हमारे साथ होती, हमारा हंसता खेलता परिवार बना रहता। ये क्या शांति, बहू को रोता बिलखता छोड़ आई तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहिए था बहू को, कितना रो रही है, वो अपने आप को इतना दोषी समझ रही है। जो होना था भगवान की मर्जी थी उसमें। कैसे समझाऊं उसे, क्या समझाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसे समझाने का कोई फायदा भी नहीं है, बहुत समझा कर देख लिया हम लोगों ने, सारे रिश्तेदार आए हुए थे, उसके मम्मी पापा तक आए हुए थे, कितना समझाया, उसके कारण 15 दिन तक रुके रहे बेचारे। लेकिन अशोक की मौत की जिम्मेदार वो खुद को समझ बैठी है और अपने आप को दोषी बनाकर बस उस कमरे में उसने अपने आप को कैद कर लिया है। आपने देखा ना, दिन भर में मुश्किल से आधी 1 रोटी ही खाती है, वो भी चिल्लाने डांटने के बाद। जब बच्चे भी जिद करते हैं तब जाकर आधी 1 रोटी खाती है। मैं कैसे समझाऊं, क्या करूं, मुझे तो उसके सामने जाने में भी डर लगता है। अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल कर उसके पास जाती हूं मैं, लेकिन ऐसे ही अपने आप को कमरे में कैद करके बैठी रहेगी तो कैसे कैसे जीवन चलेगा। ऐसे में तो वो अपने आप को दोषी मान कर कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को भी खत्म कर बैठे। मुझे तो डर इस बात का है कि हमने अपने बेटे को तो खो दिया है, बेटी जैसी बहू को ना खो बैठे। आप कुछ करिए ना, कुछ करिए ना आप, मैं अपनी बहू को नहीं खोना चाहती। किस्मत ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, लेकिन मैं अपनी बहू को नहीं खोना चाहती। शांति मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, बताओ तुम मुझे। मैं खुद उसके सामने जाकर मजबूर हो जाता हूं। एक टूटा हुआ बाप हूं मैं, जो अपने आप को लोगों के सामने इतना मजबूत दिखाता हूं। लेकिन मैं जानता हूं और तुम जानती हो कि हमने क्या खोया है, लेकिन हमें जीना पड़ेगा, हमें जीना पड़ेगा अपनी बहू के लिए, अपने दोनों नाती नातनों के लिए। मैं तो खुद ही हार्ट का पेशेंट हूँ, उसके सामने जाता हूँ और उसका जब रोता हुआ चेहरा देखता हूँ तो मुझे इतनी घबराहट होती है शांति, इतनी घबराहट होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब मुझे अटैक आया था उसी समय भगवान मुझे ले जा लेता तो अच्छा रहता, मेरे बेटे का जीवन तो लौटा देता, मेरे बेटे का जीवन लौटा देता। एक बाप के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि वो अपने जीते जी अपने बेटे की अर्थी को कंधा दे। शांति मुझ में शक्ति नहीं है, मैं टूट चुका हूँ शांति, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता अपने दिल का दर्द। यदि हम दोनों ही इसी तरह टूट गए तो हमारी बहू और हमारी नाती नातनों का क्या होगा, ये बताइए, क्या होगा उनका। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मैं ही कुछ करूँगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बहू को अपने पहले वाले रूप में लाना ही पड़ेगा, उसे मजबूत बनाना पड़ेगा, उसे अपने पैरों में खड़ा करना ही पड़ेगा। मुझे किसी के लिए न सही, अपने बच्चों के लिए उसे जीना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा उसे। हमारा जीवन कितने दिनों का है, हम तो आज हैं कल नहीं। ऐसे ही बेटे के जाने के बाद हम दोनों ही आधे आधे मर चुके हैं। जिंदा लाश के समान ये शरीर हो चुका है हमारा, लेकिन मुझे अपनी बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कठोर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे मुझे लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपनी बहू को इस तरह डिप्रेशन में जाने नहीं दे सकती। वो अपने आप को दोषी मान कर डिप्रेशन का शिकार हो रही है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि यदि डिप्रेशन से निकालना है बहू को तो उसे कमरे से बाहर लाना ही पड़ेगा, 4 लोगों के साथ उसे बिठाना उठाना ही पड़ेगा, उसे पहले जैसी कविता बनाना ही पड़ेगा हमें। हाँ शांति, तुम्हें जो करना है करो, बस हमारी बहू को ठीक कर दो। हमारी बहू को पहले जैसी हंसती खेलती कविता बना दो। उसकी किलकारियों से हमारा घर गूंजता था। जब से बहू इस घर में आई थी, उसकी पायल की छनछनाहट, चूड़ी की झनझनाहट से सारा घर गूंजता था, उसकी किलकारियों से सारा घर गूंजता था। भगवान ने हमें बेटी नहीं दी थी, लेकिन बहू के रूप में हमारी बहू बेटी बनकर आई थी। चिड़िया की तरह सारे घर में चहकती रहती थी, हंसी मजाक ठिठोली, बस उसका तो यही स्वभाव था। बेटे के जाने के बाद हमारी बहू ना जाने कहाँ खो गई है। ये घर उसकी हंसी ठिठोली के बिना सूना है। शांति, कुछ करो शांति, कुछ करो तुम, वरना हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे। सब कुछ जो हुआ उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब जो होने वाला है उसके लिए जरूर हम कुछ कर सकते हैं। शांति, हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं कठोर कदम उठाने जा रही हूँ, जिसमें बस आप मेरा साथ देना। आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ शांति, मैं अपनी अंतिम सांसों तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर कदम में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हे भगवान, बस मेरी बहू को पहले जैसी हंसती खेलती चहकती हुई कविता बना दो आप। बहू, अपने पति के मरने का कब तक सुख मनाओगी, ये बताओ मुझे। अकेले तुमने अपना पति नहीं खोया है, हमने भी अपना बेटा खोया है। तुम्हारे बच्चों का कब तक करूं मैं, ये बताओ। मेरी भी उम्र हो चुकी है, 1 महीने तो हो गए हैं सुख को गए हुए, इस कमरे से बाहर नहीं निकल रही हो। अरे कौन तुम्हारे बच्चों की सेवा करेगा? उनको नहलाना धुलाना, उनके लिए खाना बनाना, उनका टिफिन तैयार करना, उनका बैग तैयार करना, उन्हें तैयार करना स्कूल के लिए। कर दिया मैंने मुझसे जितना बना, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरे शरीर में खुद इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं। आज से मैं भी बिल्कुल रसोई में जाने वाली नहीं हूँ। अरे थक चुकी हूँ मैं भी रसोई का काम करते करते। तुम्हें समझदारी होना चाहिए, किसी के जाने से इस तरह जीवन नहीं रुक जाता। हम भी तो कर रहे हैं ना काम धंधा, हम भी खाना खा रहे हैं। तुमने तो खाना पीना तक त्याग दिया, और मत खाओ तो मत खाओ, लेकिन घर का काम धंधा तो करो। कौन करेगा तुम्हारे 2-2 बच्चों का काम? दुनिया में तुम अकेली एक ऐसी औरत नहीं हो जिसने अपना पति खोया है। अरे तुम्हारे जैसी करोड़ों औरतें हैं जिन्होंने अपना पति खोया है, लेकिन वो जी रही हैं, अपने बच्चों के खातिर जी रही हैं, सारा काम करती हैं, लोगों के साथ उठती हैं बैठती हैं। तुम तो अपने आप को ऐसे बंद करके रखी हो कि पूछो ही मत। तुम कोई इकलौती नहीं हो इस संसार में जिसने अपना पति खोया है। मैं बता देती हूँ, यदि तुम रसोई में जाकर खाना बनाओगी तो खाना बनेगा, और नहीं तो भूखे रहने दो तुम्हारे बच्चों को। मैं बिल्कुल इनको एक दाना नहीं देने वाली हूँ बनाकर। अरे हद होती है किसी भी चीज की। हफ्ता 15 दिन समझ में आता है, महीना भर हो गया है, कमरे से बाहर नहीं निकल रही हैं। 2-2 बच्चे होने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। अब इस उम्र में मैं घर का काम करूँ कि इनके बच्चों को संभालूं? क्या क्या करूं मैं? मेरा जी तो मुझसे नहीं संभलता। बेचारे मेरे पति अलग पेशेंट हैं। अब अपने पति को देखूं कि इनके 2-2 बच्चों को देखूं कि इनको देखूं? मम्मी जी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मम्मी जी तो मुझे कितना प्यार करती थी। जब ये थे तो मम्मी जी ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरी सास है। हमेशा मुझे मेरी माँ की तरह प्यार दिया है। ऐसा लगता था कि मैं उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी हूँ। हर समय मुझे कितने प्यार से, कितने सम्मान से बात करती थी। क्या ये सब दिखावा था? इनके जाते ही मम्मी जी ने ऐसा रंग बदला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। पति के जाने के बाद कम से कम सास ससुर का सहारा था। ऐसा लग रहा है कि ये सहारा भी नहीं रहेगा मेरे पास अब। बहुत जल्द ऐसा ना हो कि मुझे मम्मी जी घर से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, इतना तो नहीं कर सकती मम्मी जी, मुझे पता है बहुत चाहती हैं वो मुझे। ठीक है, मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मरने दे सकती, मुझे अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं आप मुझे। जब मैं गर्भवती थी पूरे 9 महीने तक मम्मी जी ने मेरी कितनी सेवा की है। बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देती थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी परेशानी थी, इसलिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मम्मी जी ने पूरे 9 महीने सेवा की है मेरी। उसके बाद बच्चे होने के बाद 6-6 महीने अलग सेवा की है। और अभी मम्मी जी 1 महीने में इतनी परेशान हो गई कि उन्हें मेरा दुख तक नहीं दिख रहा है, मेरी तकलीफ नहीं दिख रही है। पति के रहते ही लगता है ससुराल में लड़की की इज्जत रहती है, पति के बाद कोई इज्जत नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती। अब तो ऐसा लग रहा है मुझे, देखा आपने, आपके जाते ही कैसा समय देखने को मिल रहा है मुझे। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर, क्यों चले गए?
मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वो भी ऐसे समय पे जब सबसे ज्यादा जरूरत तुझे घर वालों की है, परिवार वालों की है। मैं भी क्या करूं बेटा, मैं तुझे इस तरह दिन दिन मरते हुए नहीं देख सकती, इस तरह तुझे रोज रोज घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैंने अपना ये रूप तेरे सामने लाया है। मैं जानती हूँ इंसान मजबूत तभी होता है जब उसे ठोकर लगती है। इसलिए बेटा मैं तुझे मजबूत करने के लिए ये सब कर रही हूँ। बेटा तुझे तेरे बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, तुझे तेरे बच्चों के लिए जीना पड़ेगा। पिता का साया तो भगवान ने दोनों बच्चों के सर से छीन लिया है, अब तो ही उनके माँ और बाप बनकर उनकी देख रेख करना पड़ेगा। बेटा मैं जानती हूँ तू मेरा ये रूप देखकर मेरे बारे में बहुत भला बुरा सोचेगी, कई किस्म की बातें आती होंगी तेरे दिमाग में मुझे लेकर। लेकिन बेटा यदि मैं थोड़ी बुरी भी बन जाऊं ताकि तेरे अंदर माँ की ममता जाग जाए, तो मैं बुरी बनने के लिए तैयार हूँ बेटा। मुझे इन सब चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इस चीज से पड़ रहा है कि तू अपने आप को दिन दिन मार रही है। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। बस इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और मैं जानती हूँ मेरी ये कड़वी बातें बिल्कुल औषधि की तरह काम करेंगी तेरे जीवन में। बेटा जाकर देखती हूँ रसोई में आई है या नहीं अपने कमरे से निकलकर। मम्मी बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज जल्दी से कुछ बना दीजिए ना। हाँ हाँ चिंकी बेटा मैं तेरी पसंद का खाना बना देती हूँ, जल्दी से जा तू थोड़ी देर जाकर टीवी देख ले। ओके मम्मा आप बहुत अच्छी हो। आज अपने बच्चों का पसंद का खाना बना देती हूँ, कब से बेचारों ने ढंग से खाना तक नहीं खाया है। मम्मा कितना अच्छा खाना बनाया है आपने, मजा ही आ गया। ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद हमने पेट भर के खाना खाया है। हाँ हाँ मम्मा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खाना बनाया है आपने। थैंक यू बेटा, और अच्छे से खा लो बेटा, और खिला देती हूँ मैं तुम दोनों को खाना। नहीं मम्मा पहले आप भी खाना खाइए हमारे साथ, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। हाँ हाँ मम्मा एक कट्टू आप खाइए, एक कट्टू हम खाएंगे। नहीं बेटा मेरा मन नहीं है खाना खाने का। तो ठीक है हम भी खाना नहीं खाते, है ना चिंकी, हम भी खाना नहीं खाते ना। हाँ भैया हम भी खाना नहीं खाते, जब तक मम्मा खाना नहीं खाएगी जब तक हम भी खाना नहीं खाते। अरे बेटा ये कैसी जिद कर रहे हो। ठीक है चलो मैं भी खाना खाती हूँ, तुम भी खाना खाओ। शांति तुमने तो जादू ही कर दिया। ऐसा क्या किया तुमने जो बहू खाना खाने लगी, बच्चों को कितने प्यार से खाना खिलाने लगी। शांति ये सब देखकर तो मेरी आत्मा गदगद हो गई। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द हम पहले वाली कविता बहू को पा लेंगे। तुम्हारा प्रयास बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा शांति। जो मैंने किया है वो मेरी आत्मा ही जानती है कि मैंने क्या किया है, लेकिन मैं भी क्या करती। यदि मैं ऐसा ना करती ना तो आज बहू बैठे बैठे कमरे में रोते रहती और धीरे धीरे करके डिप्रेशन का शिकार हो जाती। इसलिए मुझे मजबूरी में वो सब करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है जैसा मुझे जानबूझकर करना पड़ा। शांति तुम एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ और एक अच्छी सासू माँ भी हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जो भी करोगी बहुत अच्छे से करोगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है शांति। मेरे हर मुश्किल पड़ाव में तुमने मेरा साथ दिया है। हमारी शादी को 35 साल पूरे हो चुके हैं। 35 सालों में ऐसे ऐसे पड़ाव आए हैं मेरी जिंदगी में, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जहाँ लोग बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तुमने उस समय तक मुझे धीरज बंधवाया है और ऐसे ऐसे समय पे तुमने मेरा साथ दिया है कि मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। भगवान से यही दुआ करूंगा जीवन भर कि जब तक जीऊं तब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ रहे। जब भी मुझे जीवन मिले भगवान हर समय तुम्हें ही मेरी पत्नी बनाकर पहुंचाए। दादाजी चलिए खाना खा लीजिए, मम्मा आपकी थाली लगा रही हैं। हाँ हाँ रोहित बेटा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो शांति आज हमारी बहू हमें खाना परोसेगी, चलो। हाँ हाँ जी चलिए। शांति जी ने ना चाहते हुए भी कविता के साथ कठोर व्यवहार किया ताकि कविता अपने दैनिक जीवन में फिर से वापस लौट जाए। दादी फिर चूहों ने शेर का जाल कैसे कैसे काटा। चिंकी बेटा। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बहू बोलो क्या बात है। मम्मी जी आज चिंकी और रोहित के मैम का फोन आया था, कुछ फीस बकाया रह गई है दोनों बच्चों की, तो मम्मी जी उनकी फीस भरना है, थोड़े से पैसे दे दीजिए आप मुझे। देखो बहू हम आज तो तुम्हें फीस के पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से तुम बच्चों की फीस का और बच्चों का खर्चा खुद मेंटेन करोगी। तुम तो जानते हो अशोक के जाने के बाद घर में कोई भी आय का साधन नहीं है। अशोक ही था जो घर चलाता था। तुम्हारे पिताजी से भी उतना काम नहीं बनता है, वो भी बेचारे हार्ट के पेशेंट है। अब इस उम्र में कहाँ काम करने जाएंगे, इसलिए तुम्हें अब बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना सीख जाओ। कब तक इस तरह हमारे सामने हाथ फैलाती रहोगी 2-2 4-4 100 रुपयों के लिए, इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाओ। लेकिन मम्मी जी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इनके रहते मैं कभी आज तक मार्केट तक अकेली नहीं गई हूँ।
तो जॉब कहाँ से करूंगी, आप ही बताइए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसा है बहू, करना चाहोगी तो बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम करना ही नहीं चाहोगी तो कहाँ से कुछ कर लोगी, ये बताओ। मम्मी जी, हमारे पास इतना कुछ है कि हम बैठे बैठे भी खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। मम्मी जी, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाऊंगी, मैं तो कभी नौकरी की भी नहीं हूँ। जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, घर बैठे कुछ नहीं होता बेटा, घर बैठकर पैसे नहीं आते, और जो रखी धन संपत्ति है ना, वो कभी जीवन भर नहीं पूछती है। एक बात याद रखना, इंसान हर काम पहली बार करता है, कोई अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, कुछ ना कुछ करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। अपने मुंह में खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी ही पड़ती है, कोई खाने की थाली से तुम्हारे मुंह में नहीं आ जाता है खाना, इसलिए तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों का हम कहाँ तक पूरा करेंगे, 10,000 रुपए महीने दोनों बच्चों की फीस है, हम कहाँ से इतना पैसा पेड करेंगे, ये बताओ तुम, वरना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दो। सरकारी स्कूल में? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डाल सकती, मैं खुद मेहनत करूंगी, मैं कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ करूंगी मैं। हाँ, जल्द से जल्द करना शुरू कर दो, देखो कहीं ना कहीं तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, ढेरों नौकरियां हैं, इतने बड़े शहर में कितनी ऐसी औरतें हैं जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं और 4 पैसे कमा कर लाकर अपना परिवार चलाती हैं, जिनके पति भी रहते हैं तो उनके घर की औरतें भी काम करती हैं। हाँ मम्मी जी, मैं कल से ही कोशिश करती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे अपने पैरों में खड़ा करने के लिए मैंने ये सब किया है, मुझे माफ कर दे तुम। जाओ चिंकी बेटा, तुम खेलो, मैं तुम्हें कहानी रात में बताऊंगी। जी दादी। रखी हुई संपत्ति चाहे करोड़ों रुपए की हो, कोई काम नहीं आती है। मम्मी जी पूरी तरह से बदल गई हूँ, मुझे घर से बाहर कमाने के लिए जाने को बोल रही हैं। जब से शादी होकर आई हूँ तब से अकेले कभी मार्केट तक नहीं गई हूँ मैं, एक बिंदी का पत्ता भी खरीदना रहता था तो इनके साथ जाया करती थी। कहाँ जाऊँ, किसके आगे हाथ फैलाऊं, किससे बोलूं कि मुझे नौकरी दे दो। हे भगवान, कैसे धर्म संकट में डाल दिया है आपने मुझे। आपने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया मम्मी जी, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया आपने। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा रंग भी दिखाओगी अपना मुझे। भले ही मेरे बच्चे के पापा खत्म हो गए हैं तो क्या हुआ, माँ तो अभी जिंदा है ना, मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भविष्य देने की कोशिश जरूर करूंगी मैं, उनके पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी मैं। लेकिन क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं। हाँ, इनके दोस्त है ना अनिल भैया, उनसे बात करती हूँ, शायद उसी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, बात तो करके देखती हूँ अनिल भैया से। हेलो भैया। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है भाभी? भैया, मुझे आपके ऑफिस में एक जॉब चाहिए, भले ही कम पैसे की हो, लेकिन मुझे जॉब करनी है। लेकिन भाभी। जी ठीक है भाभी। मम्मी जी, 2-3 दिन पहले मैंने अनिल भैया जो इनके दोस्त थे उनसे बात की थी नौकरी के लिए, तो उन्होंने ऑफिस में पता करके बताया है कि एक पोस्ट खाली है, तो आज बॉस ने मुझे बुलाया है, तो बस उसी इंटरव्यू देने के लिए मैं जा रही हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं अकेले कैसे जाऊँ? बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि अशोक का ऑफिस कहाँ था? हाँ मम्मी जी, पता है ना मुझे। लेकिन मम्मी जी, अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा, जाओ, स्कूटी है ना तुम्हारे पास, स्कूटी चलाना आता है ना तुम्हें, स्कूटी से जाओ, घर में स्कूटी तो है। मम्मी जी, मैंने कई सालों से स्कूटी चलाना छोड़ दिया है, मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगी। पापा जी, आप मुझे छोड़ दीजिए ऑफिस तक। अरे चलाना छोड़ दिया है, क्या मतलब है? आप चलाओ, जाओ स्कूटी लेके जाओ, और हाँ, ये कपड़े बदलो, सलवार सूट पहन कर जाओ, ये इस तरह के कपड़े पहन कर नहीं जाओगी, वरना लोग क्या बोलेंगे कि हम तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, हम तुम्हें प्रेशर देते होंगे इस तरह के कपड़े पहनने के लिए। नहीं मम्मी जी, मुझे किसी रंग के कपड़े नहीं पहना है, अब ये तो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, मेरे जीवन से सारे रंग उड़ चुके हैं, क्यों 4 लोगों के सामने हमें थुकाने में तुली हुआ हो। जाओ, जाकर दूसरे कपड़े पहनो। ठीक है मम्मी जी, आप बोलती हैं तो मैं जाकर साड़ी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मैं सलवार सूट नहीं पहन पाऊंगी मम्मी जी, मैं साड़ी ही पहनूंगी। हाँ ठीक है, जाओ। शांति, बहू ने बहुत सालों से स्कूटी चलाना छोड़ दिया है, अचानक से स्कूटी चलाएगी तो थोड़ी घबराहट होगी उसे। एक काम करते हैं, आज हम उसे ऑफिस छोड़ देते हैं और लेकर आ जाते हैं, फिर कल से उसे यही गार्डन में स्कूटी चलाने के लिए बोलेंगे। हाँ जी, ये सही कही आपने। मम्मी जी देखिए, अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है बेटा, चले जाओ, अब जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देंगे और साथ में लेकर भी आ जाएंगे, फिर कल से तुम खुद ही स्कूटी चला कर जाना। जी मम्मी जी। चलो बेटा। कविता अशोक के ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है और उसकी जॉब पक्की हो जाती है। अगले दिन से बेचारी ऑफिस जाने के लिए, अरे बहू, कविता बहू, कहाँ हो, क्या कर रही हो? अभी तक तुम्हें ऑफिस जाना है ना, 10 बज चुके हैं। मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? मम्मी जी, जाना है मुझे, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। स्कूटी चलाए हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं। अरे चलो, स्कूटी चला कर दिखाओ मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छी स्कूटी चलानी आती है। चलो आओ, बैठो बहू, स्कूटी में चलाओ, मुझे पता है तुम चला लोगी, बैठो। मम्मी जी, मैंने कहा ना तुम बैठो स्कूटी में, मुझे पता है तुम चला लोगी। चलाओ बेटा, गाड़ी स्टार्ट करो। हे भगवान, चलाओ बेटा, मुझे पता है तुम चला लोगी।
देखा आपने, मेरी बहू ने आखिर कर दिखाया ना। मुझे पता है कि वो कर लेगी। मम्मी जी, मुझे स्कूटी चलानी आने लगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। जाओ बेटा, अब तुम ऑफिस जाओ, आराम से जाना और आराम से आना। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कविता बहुत खुश होकर ऑफिस गई। इसी तरह कविता रोज ऑफिस जाने लगी स्कूटी से। उसे पूरा 1 महीना हो गया था ऑफिस जाते। आज हमारी कविता बहू को पूरा 1 महीना हो गया है ऑफिस जाते जी। बहुत खुश हूँ मैं उसका ये रूप देखकर। अब भगवान ने यदि हमें ले जा भी लिया तो कम से कम दिल में एक सुकून रहेगा कि हमने अपनी बहू को उसके पैरों में खड़ा कर दिया। मम्मी जी, पापा जी, मैं आ गई ऑफिस से। पापा जी, ये देखिए, आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है। मैं बहुत खुश हूँ पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ आज। ये लीजिए मम्मी जी, मेरी पहली तनख्वाह। नहीं बेटा, इन पैसों को तू अपने पास रख, अपने बैंक खाते में जमा करके रख। अपने पैसों को तेरे बच्चों के भविष्य के काम आएंगे। कब कैसी स्थिति आ जाए, भगवान की दया से तेरे बाबूजी ने इतना बना लिया है कि हम लोग बैठे बैठे भी खाएंगे तो खत्म होने वाला नहीं है। जब मम्मी जी, हम लोगों के पास इतना पैसा है तो आपने मुझे क्यों जॉब करने भेजा? बेटा, ये सब हमने तुझे तेरे पैरों में खड़े होने के लिए किया है, ताकि तू हमारे सामने 1-1 रुपए के लिए मोहताज ना हो सके। देख बेटा, तेरे भविष्य का सवाल है। आप बेटा, मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेटा मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि जिस तरह तू डिप्रेशन में जा रही थी, डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि यदि तू उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी तो तू जीवन भर के लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। हम अपने बेटे को तो खो चुके थे, लेकिन अपनी बेटी जैसी बहू को नहीं खोना चाहते थे। बस इसलिए मैंने तेरे साथ इतना कठोर व्यवहार किया ताकि तू उस कमरे से निकल सके, अपने बच्चों की खातिर निकल सके। दुनिया में कैसे जिया जाता है कम से कम ये तुझे आने लगा। अब हमें भगवान ले जा भी ले तो हमें गम नहीं है बेटा। मम्मी जी, मैंने आपको कितना गलत सोचा। आप मेरे लिए हमेशा कितना कुछ करती आई हैं। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे जीना सिखाया है मम्मी जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, वरना तो मैं उस कमरे से बाहर अपनी दुनिया ही खत्म कर बैठी थी। अरे बिटिया, तू माफी मत मांग। जो कुछ मैंने किया वो तो स्वाभाविक सा था कि तेरे दिमाग में ऐसी सोच आती ही। खुशी इस बात की है बेटा कि हम यदि चले भी गए भगवान के पास तो तू अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकती है। जो काम मीठी जुबान से नहीं हो पाया वो काम कड़वी जुबान से हो गया। इसलिए कहते हैं दवा कड़वी जरूर होती है लेकिन असरदार होती है। बस यही मैंने भी उपाय अपनाया जो आज कारगर सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।